हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब बंडल ब्रांच ब्लॉक को समझने के लिए मुझे कुछ बेसिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के पॉइंट्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में सबसे पहले आता है एसी नोड। एसी नोड को मैं पेसमेकर ऑफ हार्ट कहता हूं क्योंकि यहां से मेरी इंपल्स जनरेट होती है। एसी नोड से मेरी इंपल्स जाती है एवी नोड के पास। एवी नोड से मेरी इंपल्स आती है बंडल ऑफ हिस के पास और बंडल ऑफ हिस से मेरी इंपल्स जाती है परकिंजे फाइबर्स के पास। राइट तो ये मेरा बेसिक इंपल्स का ट्रांसमिशन है जो मैंने पहले भी समझा हुआ है। अब यहां पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं जब मैं इस बंडल ऑफ हिस को पढ़ता हूं। राइट तो अगर मैं हार्ट के डायग्राम में बनाऊं तो ये मेरा हार्ट है। राइट यहां पे होता है एसे नोड, यहां होता है एवी नोड। तो यहां से इंपल्स यहां गई। एवी नोड के बाद मेरे यहां पे आता है बंडल। अब ये जो बंडल है ये दो में डिवाइड होता है, एक होता है राइट बंडल, एक होता है लेफ्ट बंडल। राइट उसके बाद आगे जाके इससे छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जिनको कहते हैं परकिंजे फाइबर्स, जो बाकी वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में इंपल्स का ट्रांसमिशन करते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट तो अभी तक मैंने क्या बेसिक पॉइंट समझा? मैंने बेसिक पॉइंट ये समझा कि मेरे बंडल ऑफ हिस के दो पार्ट्स हैं, एक है राइट बंडल ब्रांच, एक है लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट अब इसके बाद मैं आगे की कहानी समझता हूं कि इंपल्स ये तो हो गया मेरा इंपल्स का पूरा जो रास्ता है या जो पूरा वे है जहां से वो जाएगी। अब इंपल्स जाती कैसे है उसको समझते हैं। अगर मुझे इंपल्स का ट्रांसमिशन समझना है तो देखो बंडल ऑफ हिस तक तो बहुत इजी है। बंडल ऑफ हिस तक अगर मैं हार्ट का एक और डायग्राम बनाऊं तो ऐसे नोड से एवी नोड तक आई, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाएगी, बहुत इजी है। यहां पे जो कैच पॉइंट आता है वो कैच पॉइंट ये है कि पहले मेरा लेफ्ट बंडल में जाती है, फिर वहां से राइट बंडल में जाती है और उसके बाद दोनों बंडल्स में फ्लो करती है। राइट तो मैंने 3 पॉइंट समझे कि मेरी इंपल्स एवी नोड से पहले लेफ्ट बंडल में आती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच में आती है, उसके बाद वहां से वो राइट बंडल ब्रांच में जाती है और फिर फाइनली वो पूरे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को परकिंजे फाइबर्स के थ्रू डिपोलराइज करती है। राइट तो इसमें मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सीखने को मिला कि एवी नोड से पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो इंपल्स लेगा या वो डिपोलराइज होगा और बाद में राइट बंडल ब्रांच डिपोलराइज होगा। तो जो मेरा एक मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर बनता है, जो मेरा एक मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर बनता है ऐसे करके कुछ, यानी मैं ये भी समझ सकता हूं उसके कुछ सब कंपोनेंट्स होंगे और जो कंपोनेंट मेरा बंडल ब्रांच के लेवल पे होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पहले लेफ्ट होता है और लेफ्ट राइट को कर रहा है। राइट तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा कि मेरा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का मेजर वेक्टर तो ये वाला है, लेकिन जो उसके सब वेक्टर्स हैं जो उसको बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि लेफ्ट पहले डिपोलराइज होगा और लेफ्ट से राइट होगा तो वो स्मॉल वेक्टर इस तरफ बनेगा, यानी ये बनेगा। राइट इतना मैंने समझ लिया। मैंने पिछले वीडियो में चेस्ट लीड्स की अरेंजमेंट देखी थी। राइट अगर मैं उस अरेंजमेंट को एक रफ वे में ड्रॉ करूं तो ये मेरा हार्ट है। राइट अब मैंने इसमें यह समझा हुआ है कि ऐसे नोड से इंपल्स आएगी एवी नोड, एवी नोड में वो वेंट्रिकल से ट्रांसमिट होगी और एक वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर मैं हार्ट में चेस्ट लीड्स को अरेंज करूं तो मैंने समझा था यहां V1 आती है, यहां V2, यहां V3, यहां V4, यहां V5, यहां V6। ये मैंने डायग्राम पहले समझा हुआ है जब मैंने वेंट्रिकुलर के एनलार्जमेंट या एट्रियल के एनलार्जमेंट के बारे में बात करी थी। अब अगर मैं देखूं तो मेरे को मेजरली कंसर्न है इस वेक्टर से, क्योंकि ये वेक्टर नॉर्मली लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है। तो इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मेजरली किन लीड्स में होगा? V1 में और V2 में। राइट
तो बेसिकली ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर एक कंपोनेंट है मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर का। ये हमने पढ़ लिया। इस वेक्टर का डायरेक्शन हमने पढ़ लिया। मेजर रिप्रेजेंटेशन कौन सी लीड्स में, ये हमने पढ़ लिया। अब इस पूरे 3 कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं मर्ज करूंगा तो मुझे बंडल ब्रांच ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, राइट। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझने से पहले जस्ट एक लास्ट एडिशनल पॉइंट होता है कि मेरी इन लीड्स के अंदर क्यूआरएस की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो नॉर्मली मेरी मॉर्फोलॉजी, क्योंकि मेरा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर यहां पर है, तो इनकी नॉर्मली मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है। राइट। तो अगर मैं देखूं तो इस नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, आर वेव यहां छोटी है, यहां थोड़ी बड़ी हुई, यहां और बड़ी हुई, यहां और ज्यादा बड़ी हुई, यहां पे भी बड़ी है, यहां पे भी बड़ी है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं आर वेव प्रोग्रेशन। इसको कहा जाता है आर वेव प्रोग्रेशन। इस आर वेव प्रोग्रेशन के बारे में हम और भी पढ़ेंगे जब हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे। आर वेव प्रोग्रेशन क्यों हो रहा है, बहुत इजी है, क्योंकि मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर जो है वो मेरा इस तरफ है। तो जितनी भी वेव मेरी V3, V4, V5 की तरफ आएंगी उसमें पीक आर वेव आएगी। उनसे दूर या उनसे नेगेटिव की तरफ आर वेव छोटी होती जाएगी और इस तरफ जो है आर वेव और बड़ी होती जाएगी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है वेक्टर के डायरेक्शन के बेसिस पे डिफ्लेक्शन। और ये मेरे को बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि आर वेव का प्रोग्रेशन हो रहा है जब मैं V1 से V6 की तरफ बढ़ रहा हूं, इसे मैंने बोला आर वेव प्रोग्रेशन, राइट। अब ये मैंने यहां पे बात क्यों बताई, क्योंकि मैंने एक चीज समझ रखी है कि मेरा जो कंपोनेंट ऑफ मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर है, जो मेरा लेफ्ट से राइट बंडल ब्रांच को डिपोलराइज कर रहा है, वो V1 में दिख रहा है और जिसकी वजह से मेरा नॉर्मल डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, राइट। अब मैं पढ़ूंगा बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इतनी पूरी कहानी अगर मुझे नहीं समझनी, ये बेसिकली पूरी कहानी है कॉन्सेप्ट ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक समझने के लिए। अगर मुझे डायरेक्ट समझना है या ईसीजी पे जो मैं अभी पूरा समझाने के बाद एक ट्रिक बताऊंगा उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर है, राइट, तो मेरा अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, यानी यहां पे अगर मेरा एवी नोड है, उससे मेरा बंडल निकला ये ऐसे करके, ये राइट बंडल ब्रांच है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है। तो अब फर्क क्या है, यहां पे ब्लॉक है तो मेरा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर यहां पे ब्लॉक है तो मेरा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट। तो अब इसमें कैसे पैटर्न दिखता है, तो इसकी ट्रिक बहुत इजी होती है, हर कोई पढ़ता है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होता है मैरो पैटर्न और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होता है विलियम पैटर्न। यानी इसकी निमोनिक किस चीज का है, मैरो का M और W, विलियम का W और M। यानी इसका मतलब बेसिक ये है कि V1 के अंदर M पैटर्न की वेव मिलती है, V6 के अंदर W, और इसमें V1 के अंदर W, इसमें V6 के अंदर M। तो बेसिकली ऑपोजिट पैटर्न्स होते हैं। तो अगर मुझे V1 के अंदर M दिख रहा है और V6 के अंदर W दिख रहा है तो वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, मुझे इस थ्योरी को जानने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मुझे V1 के अंदर W दिख रहा है, V6 के अंदर M दिख रहा है, तो वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, राइट। लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन करेगी कि क्यों M वेव बन रही है। तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं कैसे M वेव बन रही है। तो अगर सपोज मेरा फर्स्ट कंडीशन है जब मेरा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो यानी मेरा एवी नोड से इंपल्स आएगा, ये ब्लॉक है, लेफ्ट वाली साइड तो चल रही है तो वो तो डिपोलराइज करेगी, यानी V1 के अंदर पहले स्मॉल डिफ्लेक्शन आएगा, राइट। फिर बड़ा वाला डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा था, क्योंकि पूरा लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइज हो रहा था, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से वो भी होगा तो वो भी आएगा। लेकिन क्योंकि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो इस राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो है वो डीले हो जाएगा और उसके डीले होने की वजह से मेरे को यहां पे एक एक्स्ट्रा वेव मिलती है। तो मेरा V1 में एक वेव जो बनी वो ऐसी बनी और इसी को कहते हैं M वेव, राइट, जो मेरे को V1 में M मिल रहा था।
राइट। इस वेव का नाम होता है आर एस आर प्राइम, तो आर एस आर वेव, राइट। तो मैंने तीन कॉन्सेप्ट समझे कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन डीले हुआ, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वेव मिली, जिसको आरएसआर वेव बोला। वो ऐसी दिखती है, इसी को एम पैटर्न कहते हैं, राइट। और V6 में मेरे को डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा, जो कि ऑपोजिट होता है। वो भी सेम रीजन की वजह से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन डीले हो रहा है। अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट देखूं, जो कि मेरा है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का, तो वो भी समझना इजी है। ये मेरा एवी नोड है, अब ये पूरा ब्लॉक है, तो मेरा पहला वेक्टर ही नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट मेरा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा, जो डीलेड होता है, और होते होते फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो होगा यहां पर, उसमें डीले होगा, क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसे कहते हैं डब्ल्यू वेव, जो V1 में देखने को मिलता है। V1 में डब्ल्यू वेव देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको याद रखना है तो हम रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी रखना तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में मेरे को V1 में M और V6 में W, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में मेरे को V1 में W, V6 में M देखने को मिलेगा। मैरो विलियम, इससे मैं ये याद रख सकता हूं, राइट। ये कॉन्सेप्ट है बंडल ब्रांच ब्लॉक का। अगर मैं इनके ईसीजीज को देखूं, तो ये रहे मेरे ईसीजीज। अगर ये मेरे पास कोई एक ईसीजी दे दे, तो इस ईसीजी को जैसे मैं अपने नॉर्मली सॉल्व करता हूं, मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए मुझे अपने कोई ट्रिक बदलने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं रेट देखूंगा। रेट के लिए मैं नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस काउंट करूंगा, 1 2 3 4 और ऑलमोस्ट 5 है, राइट। तो इसका हार्ट रेट नॉर्मल है। अब हार्ट रेट नॉर्मल होगा तो मैं अगली चीज जो देखूंगा वो है एक्सिस। एक्सिस मैंने सीखी हुई है, 1 और AVF। अब लीड 1 जो है वो पॉजिटिव है, लीड AVF जो है वो बहुत ही माइन्यूट सा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, तो मैं इसको नॉर्मल एक्सिस बोल सकता हूं, राइट। उसके बाद मैंने अगली चीज फ्लो चार्ट में पढ़ी है ST सेगमेंट। ST सेगमेंट में देखूंगा तो ST सेगमेंट देखो यहां पे नॉर्मल है, राइट। तो ये नॉर्मल है। इसके बाद मैं देखूंगा डिफरेंट वेव मॉर्फोलॉजीज P और QRS। तो अब अगर मैं इसमें QRS मॉर्फोलॉजी देखूं तो मेरे को साफ दिख रही है, सी दिस इज M पैटर्न, राइट, दिस इज M पैटर्न। तो मेरे को क्या देखने को मिला? मेरे को V1 में M मिला, RSR, राइट, RSR मिला। तो अगर V1 में M है तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, राइट। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मोस्टली रेस्पिरेटरी केसेस लाइक COPD या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम में देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद अगर मैं ये ECG देखूं, तो इस ECG में भी सबसे पहले मुझे क्या देखना है? सबसे पहले मैं देखूंगा रेट क्या है। रेट देखने के लिए सिमिलरली 1 2 3 और मोर देन 3 बिग बॉक्सेस यानी नॉर्मल रेट है। अगली चीज मैं एक्सिस देखता हूं। एक्सिस के लिए मेरे को देखना है लीड 1 और लीड AVF। लीड 1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, लीड AVF में नेगेटिव डिफ्लेक्शन, यानी यहां पे एक्सिस आई, दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल गई तो मैंने पिछले वीडियोस में देखा है, जैसे ही मेरे को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिले, मुझे एक बार किस चीज को रूल आउट करना है? मुझे एक बार रूल आउट करना है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का फॉर्मूला कॉर्नेल्स क्राइटेरिया से SV3 प्लस RAVL था। SV3 ये है, RAVL ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है? 1 2 3 और ये 3 ऑलमोस्ट 4 बॉक्सेस, यानी 20 और यहां पे 2, राइट। तो ये ऑलमोस्ट 28 के अराउंड आ रहा है। 28 से ज्यादा होता, अगर ये बहुत ज्यादा लाइक 35 या 40 के अराउंड होता तो ये LVH होता। लेकिन हाँ, इसमें माइनर कंपोनेंट ऑफ हाइपरट्रोफी है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 28 तक पहुंच गया है, राइट। इसके बाद लेफ्ट एक्सिस डिवीजन ST सेगमेंट देखूंगा। अब ST सेगमेंट अगर मैं देखूं तो वो नॉर्मल है। फिर मैं डिफरेंशियल वेव मॉर्फोलॉजी देखूंगा, तो देखो मेरे को यहां पे डिफरेंशियल वेव मॉर्फोलॉजी में क्या मिल रहा है? M पैटर्न, राइट, ये M पैटर्न। तो मेरे को बेसिकली M पैटर्न मिल रहा है V6 में।
V6 में अगर M पैटर्न मिल रहा है यानी ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, और एक्सप्लेन होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पुअरर प्रोग्नोसिस, राइट। तो ये सारे डीडीज या सारे डायग्नोसिस एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। तो ऐसे मैं बंडल ब्रांच ब्लॉक के ईसीजीज को सॉल्व करता हूं। थैंक यू।